नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे छात्र लगातार हमारा इंतज़ार करते रहते हैं क्लास के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह से आप लोग इंतज़ार करते हैं क्लास के लिए, डेफिनेटली अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ कारणों की वजह से क्लास स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब ये सारे कारण समाप्त हो चुके हैं। अब कोई ऐसे कारण नहीं है जो क्लास बंद हो। तो बिल्कुल जिस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से हमारे साथ लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ कि एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक दिन का मतलब ये है कि बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। और तो उसी समय आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत सारे छात्र एक गलतियाँ करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो क्या होता है कि 2-3 मिनट जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं। बिल्कुल वे अगर ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को लगातार पूरी क्लास को देखना चाहिए और जुड़ना चाहिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। बहुत सारे छात्रों का गुड इवनिंग आने लगा है। बहुत सारे छात्रों का गुड इवनिंग आने लगा है। बिल्कुल आप सभी लोगों का गुड इवनिंग मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह से सहयोग करते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए, अपने सहयोगियों को भी बताते चलिए कि प्रवीण सर अभिमन्यु बैच के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में, कहा जा रहा है प्रश्न में कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है, पहला ऑप्शन कहता है उच्च नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन कहता है कि समूहों में द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन कहता है गहन प्रतियोगिता और चौथा ऑप्शन कहता है उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष, मतलब जो एक तरीके से पुराने छात्र हैं और जो एक तरीके से अधिक जो दक्ष हैं किसी काम में, वे विद्यार्थी छोटे और एवं कुछ कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका क्या परिणाम है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से साझा करिए। बहुत सारे छात्र देना शुरू कर दिए हैं, आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। यदि नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा की बात की जा रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके अधिगम एवं में आई कठिनाइयों की पहचान करते हैं और तथा सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर करते हैं और इसका परिणाम ये निकल जाता है कि उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा की बात आ जाती है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही साधारण प्रश्न ये है भी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कि अलबर्नी, यानी कि अलबर्नी इसका नेम है, जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। अगर आप थोड़ा से कॉमन सेंस लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब आप जो विकल्प का चयन करेंगे वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। बस थोड़ा से आपको क्या करना है, कॉमन सेंस के आधार पर इसको लगाना है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत सारे छात्र जल्दी से इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रश्नों का जवाब देते रहिए। मैं आपके प्रश्न के जवाब देख रहा हूं। बिल्कुल जिन लोगों ने बी लगाया है वे लोग सही हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने कुछ अलग लगा दिया है। तो अलबर्नी जिस देश से आया है उसका नेम है, उस देश का नेम है उज्बेकिस्तान था। और ये कहाँ पर आया था? भारत में आया था। इसकी किताब का नेम क्या था? तो इसके किताब का नेम था तारीख ए हिंद। इस बात को ध्यान रखिएगा, तारीख ए हिंद किसकी किताब है? अलबर्नी की है। और ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब जो प्रश्न है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान से प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, सारी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है?
प्रश्न में कहा जा रहा है कि 11वां मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के आधार से जोड़ा गया है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ना कि अधिकार होना चाहिए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे रहे हैं और फटाफट देते चलिए। 42वां संविधान संशोधन, 43वां और 41वां और 38वें। बहुत सारे छात्र बिल्कुल कॉमन सेंस लगाकर इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं और उनका उत्तर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक तरीके से शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए माता पिता के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट दोस्तों, सॉरी ए विल बी राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ए प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न इसी तरह का प्रश्न सीटेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश में से ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा से प्रश्न की प्रकृति जो है वो गलत, थोड़ी सी अलग है। निम्नलिखित कथनों पर आप ध्यान दे दीजिए। इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में है, मतलब कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्यसभा जिनके सदस्य राज्यसभा में हैं। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत कर रहे हैं। बस एकाध लोग सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं तो 7 केंद्र शासित, यानी कि यहाँ पर 8 कह देंगे, ठीक है, पुराना डेटा है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो जिसमें से 2 हैं जो कि दिल्ली और पांडिचेरी, जिनके सदस्य राज्यसभा में भी हैं और इनके पास स्वयं के क्या है, विधानसभा भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। कुछ छात्र इसका आंसर सही कर रहे हैं, कुछ छात्र इसका आंसर सही कर रहे हैं, इसका विकल्प बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप लोग करते रहिए। आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब एक तरीके से, प्रश्नों के आंसर का जवाब मैं देख रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए कुल मिलाकर, ठीक है। तो चलिए, इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और हमने आपको बताया है जब आपातकाल लागू होता है तो उसी समय क्या होता है, मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। ये क्या हो गया, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है। इसका आंसर आप लोग साझा करिए, इसका आंसर आप लोग साझा करिए। तो पहला ऑप्शन हो जाता है ब्रिटिश राजा, मतलब ब्रिटेन के राजा के समान है। और दूसरा ऑप्शन हो जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति। और तीसरा ऑप्शन हो जाता है रूसी राष्ट्रपति। और चौथा ऑप्शन हो जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। थोड़ा से यहाँ पर कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से डिले हो गया। चलिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके समान है। अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन के राजा होते हैं
उसी के समान अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रेसिडेंट के जो पावर है उन्हीं के समान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो जाता है कि संवैधानिक स्थिति में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के राजा और भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है बिल्कुल समान है। और भारत के प्रधानमंत्री, कुछ लोग डी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री बी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सॉरी। देखिए भारत के प्रधानमंत्री के समान अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट की, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक तरीके से पावर है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और भारत के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो दोनों ही पावरफुल हैं बराबर की स्थिति में, यानी कि समान स्थिति में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, मंत्रियों की समिति, लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तब तक मैं उन छात्रों का नेम ले लेता हूं जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं विशाल कुमार के नाम से जो आईडी है वे हमारे साथ जुड़े हैं। रीना जी की बात करते हैं तो वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा भारती और निकिता जी, और दूसरी बात करते हैं डिम्पल जी और अर्चना तोमर जी, ये हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और पूजा सिंह जी के बारे में बात करते हैं, और एक तरीके से इतने सारे छात्र हमारे साथ लगातार 2-3 दिनों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले से भी कुछ छात्र जुड़ रहे हैं, जैसे ललिता जी के बारे में बात करते हैं तो वे भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि धन विधेयक जो होता है इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 110 के तहत क्या होता है कि धन विधेयक लाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है कि एक तरीके से आंसर की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, 1947, 1949, 1951 और 1955। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए। आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार है और कुछ छात्र लगातार आंसर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ छात्र जो आंसर कर भी रहे हैं और वे गलत हैं और कुछ छात्र सही हैं, एक आध छात्र। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 1951 में क्या हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 27 मार्च 1952 तक हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे प्रश्न कई बार आप भूल जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका माइंड काम करने बंद कर देता है। बिल्कुल अब नहीं बंद होना चाहिए, अब आपको सारी चीज़ें पता हो गई हैं। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जल्दी से जवाब आप लोग शेयर करिए। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्र इसका आंसर सही करने लगे हैं, फटाफट उनका आंसर आ रहा है। बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हैं, उसके लिए गुड, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत दिनों बाद इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, फिर भी आप लोग सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 17 कहता है कि हमारे देश में छुआछूत जैसे चीज़ों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। छुआछूत जैसे चीज़ों का अंत कर दिया गया है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कुछ नए प्रश्नों के बारे में, तो आइए बात करते हैं अगले कुछ नए प्रश्नों के बारे में। बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न ये है कि आइए समझते हैं पहले प्रश्न को, फिर जवाब आप लोग दीजिएगा। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अभिभावक शिक्षक जो होता है अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं
के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों का उजागर करना और विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी करना। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न ईवीएस के हैं इस समय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वे सारे प्रश्न बहुत ही कठिन हैं और जिनका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न का जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार आपकी थोड़ी सी समझ अगर बन जाती है तो कठिन प्रश्नों को भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कठिन प्रश्न भी मैं आपको दिखाते चलूं, आपको अवगत कराते चलूं। ऐसा ना हो कि सरल सरल प्रश्न करवा के एक तरीके से आपको मैं भ्रम में रखूं। तो बिल्कुल मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है किसी भी छात्र को भ्रम में रखना। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया भी, लेकिन कुछ छात्रों का गलत भी है और एक आध छात्र का सही होने के चांस हैं और वे सही भी किए हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं का उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और चर्चा के बारे और के बारे में चर्चा करना। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुनर्बलन सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यताओं की जानकारी अभिभावक को हो सके और उसमें सुधार हो सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पना को सिखाती हैं। यानी कि कौन सी संकल्पना को सिखाती हैं, सीखती हैं, इस बात को जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, मॉडलिंग और अनुकरण। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, क्रिएटिविटी उसे विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह क्या मतलब कहलाती है, यानी कि किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को जवाब दे रहे हैं लेकिन वे गलत भी हैं और एक आध प्रश्न सही है। अब एक आध प्रश्न अगर देखा जाए तो एक आध लोगों को देखा जाए तो सही है। तो अपसारी चिंतन जो हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक कार्य कर लेती है और इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से वे आंसर करते चलें। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय और जल्दी से वे शेयर भी कर दें दूसरों को भी। चलिए बात कर लेते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है तो किसको बढ़ावा देता है, यानी किसको बढ़ावा देना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को यानी कि उनके इंडिपेंडेंसी को और एक तरीके से पुनर्बलन को और ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। कोई छात्र जाएगा नहीं बीच से छोड़कर, भले ही प्रश्न गलत हो रहे हैं। देखिए अगर गलत हो रहे हैं तो आपको कुछ नया भी जानने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको छोड़कर बीच में नहीं जाना चाहिए। कुछ छात्र प्लान बना रहे थे कि हमें जाना है, इसलिए वे प्लान बना रहे थे कि उनका प्रश्न गलत हो रहा था। बिल्कुल ऐसा आप मत करिए, ऐसा करना बिल्कुल अनुचित माना जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वो होती है जब शिक्षक जो होता है बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो इससे निहित उद्देश्य हमें ये पता चलता है कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि बढ़ावा मिल रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दे लेंगे। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है?
रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है अभिभावकों को संतुष्ट करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। बहुत सारे छात्र इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए। सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मायने नहीं रख रहा है, बस आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए सराहनीय है। ठीक है, आप लोग जो एक प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों की सराहना करता हूं इस बात के कि कम से कम आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर कह रहा है पहला सही। कुछ छात्रों ने इसका आंसर पहला दिया है और वे लोग सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके। शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति से अवगत हो सकें। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। सॉरी, ये इसका मतलब होगा, हमने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आज थोड़ा से बड़ी क्लास होगी, ठीक है, कोई छात्र जाएगा नहीं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। कहा जा रहा है किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इन सभी चीज़ों के अलावा एक तरीके से अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय कार्यों में निम्नलिखित वो चीज़ें शामिल होना चाहिए। यहाँ पर्यावरणीय की बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा आप लोग। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता और शारीरिक गठन। बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से शेयर करिए। जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए। बहुत सारे छात्रों का जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने एक तरीके से आंसर डी भी लगाया था। तो देखा जाए शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार ना कि वातावरणीय कारक में संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता आदि भी शामिल के साथ साथ अगर देखा जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें तो शामिल रहेंगी, लेकिन शारीरिक गठन भी कहीं ना कहीं योगदान प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अभी इसी के साथ बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। कांसा की बात करते हैं कि विषय में इसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। गोलकुंडा के एक किला था, उसमें एक तोप मिली थी, इसका इस्तेमाल किया गया था। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। कांसा, तांबा और जयंत की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टिन मिश्र धातु है। और कांसा, तांबा और प्लेटिनम को मिश्र धातु कहा गया है। कांसा एक तत्व है। जल्दी से इसका आंसर शेयर करिए। देखिए सारे विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपका आंसर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सही होने लगेंगे आगे चलकर। ठीक है, आज हमने 2 दिन से, यानी कि आज 2 दिन से अगर देखा जाए तो मैं एक तरीके से कठिन प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं आपको कहीं से कहीं तक भ्रमित ना करूं, कुल मिलाकर आपको एक तरीके से दिखा सकूं कि ऐसे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं और आप ऐसे प्रश्न को कई बार गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सही हो जाएगा। कांसा, तांबा और टिन के मिश्र धातु है। देखिए अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में भी इसकी बात की गई है। तांबा और टिन मिलाकर मनुष्य ने क्या किया था, एक तरीके से एक नई धातु की खोज की थी, वो धातु थी कांसा। ठीक है, तो इसी की वजह से कांस्य युगीन सभ्यता भी चली थी। चलिए अब बात करते हैं, यानी कि उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया था। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा में क्या हो जाता है। अब एक प्रश्न तो गलत नहीं होगा, मुझे पता है कि मेरे छात्र ऐसे प्रश्न तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों का कि इस एक प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, 100% विश्वास है। बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है और सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाते हैं और उर्वरा बन जाती है। बहुत सारे छात्र जल्दी से इसका आंसर शुरू कर दिए हैं।
फटाफट आंसर आना शुरू हो गया और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से आप लोग प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आप करते रहिए, आपका प्रश्न सही हो रहा है। बिल्कुल आप सभी लोगों का सही है, सही है। आप लोगों ने ए लगाया है तो एक ही बात है कि एक तरह की फसल अगर बार बार हम लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, और रसायनों का उपयोग करते हैं तो मृदा जो हो जाएगी बंजर हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिससे अगर देखा जाए मृदा की जो फर्टिलिटी है यानी कि उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए, यानी कि विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत रखे गए थे। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें रही थी और लकड़ी के फर्श। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग। ये रहा विकल्प आपके समक्ष। बहुत सारे छात्र सोच रहे थे कि इसका विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैंने आप लोगों को विकल्प बता दिया और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए, फटाफट और आंसर भी करते चलिए। बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं और कुछ छात्र जाने का प्लान बना रहे हैं, जाइएगा नहीं कहीं। ठीक है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करके ही जाइएगा। ठीक है, कुछ छात्र सोचते हैं कि अब बस करते हैं, कट सारे प्रश्न तो हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपके प्रश्न सही होंगे, आगे चलकर मैं ही सही कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को केवल और केवल प्रश्न दिखा रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक ज़्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आगे से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बस मैं ये सोच रहा हूं कि पहले आप स्वयं कुछ करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद मैं तो हूँ ही साथ साथ। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। कुछ छात्रों ने इसका आंसर तो दिया है लेकिन वे लोग गलत हो गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। बी सी डी यानी कि लेह और लद्दाख के मकानों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं। बी यानी कि निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। सी मतलब हो गया पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और डी में अगर देखा जाए तो लकड़ी के फर्श के बने होते हैं। तो लकड़ी के फर्श टाइप होते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें 2 मंजिला मकान भी शायद होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर दिया भी और कुछ छात्रों का आंसर सही भी है। और जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है वे लोग बिल्कुल एक तरीके से अप्रिसिएशन के पात्र हैं। मैं उन्हें सराहना देता हूँ, सराहना करता हूँ कि भाई वे लोग आंसर सही दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए दोस्तों। ठीक है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से और स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाने से, पुराने झीलें पुनर्निर्मित करने से। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे थे मैंने नोट करके इसके बारे में बताया हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न उनका गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, उन्हें रिवीजन एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, बाद में वे लोग कर लेंगे रिवीजन जब क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ छात्रों ने इसका आंसर देने का प्रयास किया भी है और इसका आंसर हो जाएगा पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा से कठिन प्रश्न है लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं सांपों के संदर्भ में, यानी सर्पों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, जिसे कोबरा के नाम से जाना जाता है, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों को उसके शरीर में चला जाता है और सांप के कांटों की वजह से, मतलब काटने की दवा जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मतलब जब सांप काट लेता है तो कुल मिलाकर उसके जहर जो होता है उसी से दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर साझा करिए आप लोग। और कुछ छात्र इसका आंसर कर रहे हैं और कुछ छात्रों का गलत भी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप जल्दी से करते चलिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर आज ईवीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आपने ले लिया। ठीक है, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि थोड़ा से ज़्यादा प्रश्न होगा तो थोड़ा से आपकी जल्दी समझ बनेगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी, यानी बी मतलब हो जाता है कि अगर देखा जाए
तो नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और नेक्स्ट बात करते हैं, सी का मतलब हो जाता है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। और डी का मतलब हो जाता है सांप के जो काटता है उसी के जो जहर होता है उसी से दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो सांपों की प्रजातियों में अगर देखा जाए तो एक तरीके से 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। और भारत में विशेष रूप से 6 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, अक्सर जो इंसानी बस्ती में भी पाए जाते हैं। और इन सांपों को अगर देखा जाए, सांपों में कि द किंग कोबरा, इंडियन ग्रेट क्रेट और करैत और रसेल वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर इंडियन कोबरा के नाम से मुख्य शामिल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार, पतला, पीला, द्रव। और पेट्रोलियम के बारे में कहा जा रहा है अच्छी गंध, पतला नीला रंग का होता है, बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल रहता है, बदबूदार, गाढ़ा और है गहरे रंग का तेल होता है। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। बहुत सारे छात्र इसका आंसर कर रहे हैं, लेकिन वे लोग सही और गलत, कुछ लोग सही कुछ लोग गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम जो है एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ माना जाता है और जिसमें अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। इसका निर्माण अगर देखा जाए तो कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे के दबने से ही बना हुआ है और इसी के एक तरीके से उच्च यानी कि हाई प्रेशर से बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम को अपरिष्कृत क्रूड ऑयल कहा जाता है। ठीक है, और यह लाल रंग का गाढ़ा और द्रव होता है। पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण बदबूदार और गाढ़ा रंग होता ही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, 2-4 प्रश्न और करेंगे आज। ठीक है, धीरे धीरे क्लास को हम बढ़ाएंगे टाइमिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से दो रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार और मलेरिया डेंगू हैजा। बहुत सारे छात्र इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं और वे लोग सही भी हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र सही भी हो रहे हैं और एक आध छात्र गलत हो रहे हैं। मैंने कहा है ज़्यादा नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा माइंड लगाकर इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बी सही हो जाएगा। डेंगू मलेरिया ए है रोगों के लक्षण मच्छरों के द्वारा जो फैलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं कि आज का लास्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन है अति उत्तम गुण, फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोल बनाए रखना और पीसे हुए चावल के रंगीन घोल और विशेष प्रकार से बने पोस्टर के रंग। बहुत सारे छात्र इसका आंसर सही कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रश्न को सही करते चलिए और जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। इसका आंसर कुछ छात्रों ने सी लगाया है जो कि वे लोग सही हैं, बिल्कुल सही हैं, वे लोग सही हैं। और इसी तरह से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि अब आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। धीरे धीरे क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र अब फेडअप महसूस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि अब क्लास नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब यहीं पर क्लास को स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ छात्रों के जो मन में चल रहा है वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और कुछ छात्र सोच रहे हैं कि एक आध दो सवाल और हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं, एक तरीके से आज की क्लास को यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। ठीक, बाकी हम मिलते हैं कल, और कल सभी छात्रों का नेम लिया जाएगा। आज मैंने कुछ छात्रों का नेम लिया हुआ है जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।